नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल। मैं हूँ वंदना लखनऊ से। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया वर्सेस भारत क्यों में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास मेहमान श्रीमान अम्बरीश देव गुप्ता जी, जो कि भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान बिल पर। किसान इसको काला कानून कहने पर मजबूर है। इन सब के बारे में हमें सर से जानकारी मिलेगी। तो सर बताइए, आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है या नहीं? देखिए, भारत महापरिवार पार्टी पहले दिन से ही किसानों के साथ है और इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। यह इसलिए क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आईं वो जमाखोरी, कालाबाजारी पर कोई ठोस नियंत्रण नहीं कर पाई। न ही आज तक किसानों के अनाज की सुरक्षा ही सुनिश्चित कर पाई। क्योंकि हमने किसान और कृषि संबंधित तमाम विषयों पर जमीनी स्तर पर शोध किया है, जिन आधारों पर हमने अपने समाधान तैयार किए। इन समाधान में हमने हर छोटे बड़े किसानों को सशक्त बनाने की एक आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली को भी विकसित किया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सभी जो समाधान है वो 2014 से पहले यानी बीजेपी गवर्नमेंट के आने के पहले समाधान है। मैंने यही नहीं, हमने ऐसे तमाम विषयों पर जो देश की समस्याओं और चुनौतियां खड़ी हुई हैं उन सभी विषयों पर अपने समाधान तैयार किए हैं। और यह हमने जितने भी समाधान हैं, आप हमारी जो वेबसाइट है www.bharatmahaparivar.org उस पर हमने डाल भी रखा है। यह भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो एजेंडा नहीं समाधान नीति लेकर आती है। जैसा कि अभी सरकार का कहना है कि जो बिल लेकर के आई है उससे किसान और सशक्त हो जाएगा, बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे। जबकि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान ठंड को सहते हुए किसान जो है सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसान अपनी मूल समस्या नहीं जानता। जबकि अगर आप किसानों की मूल समस्या नहीं जानते हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यह जो बिल है इसकी जो नींव है इस सरकार ने 2018 में ही रख लिया था और इन्होंने एक योजना ला करके छोटे किसानों को बांटने का एक षड्यंत्र किया। सभी विषयों को आपको समझने के लिए सबसे पहले इन तीनों जो बिल है इसको समझना पड़ेगा। इनमें जो इसके द्वारा जो आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो खड़ी होने वाली चुनौतियां हैं भविष्य में, उसको समझना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिल के आने से जो किसानों का शोषण है वो और बढ़ेगा। कॉर्पोरेट और बिचौलिए इसकी जो मनमानियां हैं वो और बढ़ जाएंगी। जनता को खाने पीने की सभी वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बिल से किसान सशक्त नहीं होगा और मजबूर हो जाएगा। यह इस देश की विडंबना ही है कि किसानों के तमाम ऐसे लीडर हुए जो सरकार में भी रहे लेकिन किसानों को सशक्त बनाने की एक भी नीति नहीं बना पाए। ना ही आज तक किसानों की सुरक्षा तय कर पाए, ना ही अनाज की सुरक्षा तय कर पाए, ना ही अनाज की कीमत की गारंटी ही दिला पाए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसान आंदोलन करने के लिए क्यों मजबूर है? देखिए, किसान के इस आंदोलन को समझने के लिए सबसे पहले इन तीनों बिलों को समझना होगा और इन तीनों बिलों में ऐसा क्या है कि किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर है। तो मैं सबसे पहले इनके तीनों बिलों में से वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन के विषय में बताना चाहूंगा। ये क्यों लाया गया था, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में उन वस्तुओं को शामिल किया गया था जो हमारी दैनिक जीवन की जरूरत है, जैसे दवाएं हो गई, अनाज, फल, सब्जी, तेल, वनस्पति, जो भी चीज हम खाते हैं उसको उगाने के लिए बीज हो गए, उर्वरक हो गए, कपास, जूट, उससे निर्मित वस्तुएं हो गई, पेट्रोलियम पदार्थ और उससे निर्मित वस्तुएं हो गई। ये सभी जो चीजें हैं वो हमारे दैनिक जीवन की जरूरतें हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के शुरुआती दौर में फेस मास्क और सैनिटाइजर इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। तब सरकार ने क्या किया कि इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा और इस पर एक नियंत्रण लाने का प्रयास किया। हम सब सभी जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने लगती है तो बाजार के लोग ही इसकी जमाखोरी, कालाबाजारी करने लगते हैं। 50 के दशक में कुछ ऐसा ही हुआ था। तब उस समय की जो सरकार थी वे सब एक अधिनियम लेकर के आते हैं जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। क्योंकि ये 1955 में लाया गया था। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वह जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकना और बाजार को नियंत्रित करना। अभी सरकार ने जो संशोधन किया है इस अधिनियम में, इसके तहत उन्होंने ये कहा है कि अब अनाज, फल, सब्जी, तेल, जो भी वनस्पति जो चीजें हैं ये आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं रहेंगी। मतलब इसको नियंत्रण से बाहर कर दिया है और कहा है कि किसान हो या व्यापारी इसका असीमित भंडारण कर सकता है और हम इस पर विशेष परिस्थितियों में नियंत्रण लाएंगे। ठीक है। और विशेष परिस्थितियां हैं क्या? जैसे उन्होंने बताया कि युद्ध काल की स्थिति उत्पन्न हो जाए या बाजार में 100% का उछाल आ जाए या आपातकाल जैसी स्थिति हो जाए, तब हम इस पे नियंत्रण लाएंगे। अब जरा सोचिए कि अभी तक इन वस्तुओं पर सरकार का नियंत्रण था, तो सरकार जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने में पूरी तरीके से विफल है। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष जो है कभी दाल का, कभी आलू का, कभी प्याज का हर रेट बढ़ जाता है।
तो अब ये सारी वस्तुएं क्या हैं, वो नियंत्रण से बाहर कर दी गई हैं। अब मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाहती है? क्योंकि सरकार का ही कहना है कि जब बाजार में 100% का उछाल आ जाएगा तब हम इस पर नियंत्रण लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यानी ये कहा जाए कि जब 10 रुपए का आलू 100 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा तब सरकार कहेगी कि मैं इस पे नियंत्रण लाता हूं। तब तक तो भैया देश की जो जनता है महंगाई की मार झेल चुकी होगी, ठगी जा चुकी होगी, फिर ये नियंत्रण लाएंगे, तो ये तो कोई विकल्प हुआ नहीं। ठीक है, अब आप सोचिए, केवल आप इसी विषय पर आप थोड़ा चिंतन कर लीजिए, किसानों से ज्यादा इस देश की आम जनता का नुकसान है, क्योंकि महंगाई की मार जो है आम जनता को ही तो चुकानी पड़ती है। अब जरा सोचिए कि कुछ लोग हैं जो पार्टी और व्यक्ति की भक्ति में इतने अंधभक्त हो गए हैं कि किसान को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और तमाम क्या क्या बातें कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बिचौलिए बैठे हैं, यहाँ पे दूसरी पार्टी से बैठाए गए लोग हैं, तमाम ऐसी बातें करके भ्रम फैला रहे हैं। जबकि आप सबको पता है, आपने टीवी पे भी देखा होगा कि किसान वहां पे सड़कों पे जो आंदोलन कर रहा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा था पहले। अब इसे क्या कह रहा है कि ये तीनों बिल वापस होना चाहिए, ये काला कानून है। काला कानून क्यों है, आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। अगर सरकार केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है तो इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होना है वो बिचौलिए और सिस्टम में बैठे लोगों का होना है। वो कैसे उनको नुकसान होगा वो भी आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति या जो भी बिचौलिए बैठे हैं वो अपने नुकसान के लिए कोई आंदोलन तो करेगा नहीं। केवल सरकार भ्रम फैला रही है कि बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, जबकि इस संशोधन में इन्होंने पूरा बाजार बिचौलियों के नाम ही कर दिया है। अब कहा कि अब बाजार को अपने ढंग से चलाइए। अब आप बताइए कि किसानों के इस आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने में किसका फायदा है? मैं यही कहूंगा कि असल में यहाँ जो आंदोलन होना चाहिए वो देश की आम जनता का होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास खाने पीने की जो वस्तुएं खरीद के खाता है, जिसके पास खेती नहीं है, वो क्या करेगा? उसको महंगाई की मार तो आम जनता को ही चुकानी पड़ेगी ना। तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों पर करने वाला है। तो सर, आपको कहाँ लगता है कि किसान मजबूर है? देखिए, किसान अपनी अनाज सुरक्षा को लेकर के हमेशा से मजबूर रहा है, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई वो किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाई। फसल बीमा आपने सुना होगा, यानी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो उसके लिए सहायता दी जाती है, उसके लिए भी तमाम पापड़ उनको बेलने पड़ते। लेकिन वही फसल जब तैयार करके किसान अनाज के रूप में अपने घर लाता है तब उस अनाज की सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं देती। क्यों? आप सब जानते हैं कि रबी की जो फसल, यहाँ मैं गेहूं अनाज की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है और अप्रैल मई तक काट लिया जाता है। हम सभी को पता है कि जून से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में किसान के पास मात्र 1 से 1.5 माह का समय बचता है। वह जैसे तैसे उस अनाज को कहीं सुरक्षित करे या उसे बेचे। इसी डर के कारण जो है किसान को अपनी लागत मूल्य से कुछ अधिक कीमत पे अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत में हो। ऐसा नहीं, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम बनाया है जहां पे जो है किसान अपने अनाज को भंडारित कराता है। एपीएमसी मंडियां बनाई हैं जहां पे किसान अपने अनाज को ले जाकर के बेचता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन संस्थाओं में सरकार का कोई ठोस नियंत्रण न होने के कारण किसान की इस मजबूरी का जो फायदा है वह व्यापारी और अधिकारी मिलकर के उठाते हैं। इसमें खेल कुछ ऐसा है कि जब जो है किसान अपने अनाज को भंडारित कराने के लिए किसी भी एफसीआई ऑफिसर के पास जाता है तो एफसीआई ऑफिसर का एक लाइन का जवाब होता है कि भंडारण के लिए जगह नहीं, आप कुछ दिन में पता कर लीजिए, या किसी तरीके से बात बन जाए तो आपके अनाज की गुणवत्ता खराब है, इसकी ये कीमत नहीं मिल पाएगी। ऐसे तमाम विषय आते हैं। अब सोचिए कि किसान के पास एक एक दिन कीमती होता है। अगर इस तरीके से समय दे करके किसी अधिकारी ने टाल दिया तो किसान के पास कोई विकल्प नहीं होता, वो किसी बिचौलिए के पास ना जाए। अब बिचौलिया अपना खेल शुरू करता है, वह किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पे अनाज को खरीद करके उसी एफसीआई ऑफिसर के पास ले जाकर के बेचा। इसमें पूरी खेल ऐसा है कि व्यापारी जो है किसान से 12 से 13 रुपया प्रति कुंटल में अनाज को खरीदता है और एफसीआई ऑफिसर को ले जाते तो 15 से 16 रुपए प्रति कुंटल में बेच लेते। इस तरीके से वही एफसीआई ऑफिसर उस अनाज को किसी बिचौलियों के नाम से उसको भंडारित करा देता है, और इसमें जो बीच का फायदा है यानी कि 2 से 3 रुपए का फायदा जो है व्यापारी कमा लेता है और 3 से 4 रुपए का फायदा अधिकारी कमा। यह पूरा खेल चलता है। अब सोचिए कि जब किसान जो है भंडारित कराने के लिए जाता है तो भंडारण के लिए जगह नहीं है, अनाज की गुणवत्ता खराब है, तमाम ऐसे विषय आते हैं। लेकिन जब वही व्यापारी भंडारित कराने के लिए जाता है तब उस अनाज की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं, वो एज इट इज जैसे लेकर के जाता है वैसे ही भंडारित हो जाता है। और आपको अगर गुणवत्ता की मानकों की जांच करनी है तो आप किसी भी राशन कोटे की दुकान पे चले जाइए, वहां आप देख लीजिए, जो भी आप अनाज खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी गुणवत्ता है। तो
ये तो आपको प्रमाणित हो जाएगा जब सरकार ने गुणवत्ता मानकों पे अनाज को खरीदा ही नहीं है तो मिलेगा क्या। अब आता है भंडारण का। तो ये जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि खुले मैदानों में तिरपाल बिछा करके बोरे में भर करके या जो भी ऐसे ही वो पॉलिथीन से ढक करके भंडारित कर लेते हैं इन अनाजों को। और आपने यह भी सुना होगा कि प्रतिवर्ष जो है बरसात के कारण से 40 से 45% अनाज भंडारण के खराब हो जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपने सुनी। इन्हीं कारणों से भारत में केवल 6 से 14% का भंडारण हो पाता है। अब इसमें नया क्या हो रहा है जो 75 सालों से नहीं हो रहा था। अब नया ये हो रहा है कि भंडारण चाहे वो 3% हो या 6% हो या 14%, जितना भी भंडारण हो रहा है अब उसके बड़े बड़े पोस्टर नगर में, चौराहों पे, पूरे जिले में, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं यह बताने के लिए कि देखिए सरकार ने इतना अनाज को खरीदा है, यानी इतने किसानों को सहायता की है अनाज खरीद कर। क्योंकि आप सबने देखा कि अनाज कहाँ से खरीदा गया, कैसे खरीदा गया, ठीक है। तो ये प्रोपगंडा चल रहा है, यानी हजारों करोड़ रुपया जो है इस तरीके से बर्बाद किया। अब आप सोचिए कि जिस अनाज को उत्पन्न करने के लिए एक किसान और उसका पूरा परिवार रात दिन अपना श्रम देता है, पूरा लागत लगाता है, समय लगाता है, उसको अपनी लागत निकालना भारी पड़ जा रहा है। आज जहां एक कर्मचारी, अधिकारी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इसकी जो सैलरी है उसमें 200% तक अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है, वहीं किसान के मूल्य वृद्धि में केवल 21% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है तो इसमें गलत क्या है, ये सबको सोचना चाहिए। अब क्या कह रही है सरकार? सरकार ये कह रही है कि किसान हो या व्यापारी इसका असीमित भंडारण कर सकता है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले भी किसान असीमित भंडारण करने के लिए स्वतंत्र था, ऐसा तो था नहीं कि वो असीमित भंडारण नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया सिर्फ ये है कि अब व्यापारी भी असीमित भंडारण करने के लिए स्वतंत्र हो गया, ये नया है। इसलिए किसान इसे काला कानून कह रहा है और इसकी वापसी की मांग कर रहा है। लेकिन सर सरकार का तो कहना है कि उन्होंने एमएसपी समाप्त नहीं किया है, फिर किसान क्यों परेशान है? देखिए सरकार ने एमएसपी को समाप्त नहीं किया, सरकार ने अपनी मजबूरी को समाप्त किया। क्योंकि इस संशोधन के बाद किसान को पूरी तरीके से बाजार पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसकी मजबूरी का फायदा अब हर निजी भंडारण करने वाला उठाएगा जो बाजार को अपने ढंग से चलाएगा। यहाँ किसान तो ठगा ही जाएगा, जनता उससे अधिक ठगी जाएगी, यह सभी को सोचना होगा। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसमें किसान की कहां गलती है। अगर किसान की गलती नहीं है तो हम सभी लोगों को किसानों का साथ देना चाहिए। और अगर सरकार वाकई में किसानों की हितैषी है तो भारत महापरिवार पार्टी ने 3 विषय दिया है। पहला कि किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी वो सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय होनी चाहिए। और तीसरा हमने विषय ये दिया है कि देश में चाहे वो निजी भंडारण हो चाहे वो सरकारी भंडारण हो, वो सारे कोर प्रणाली पे होने चाहिए। यानी कि कोई चाहे किसान भंडारित करे या व्यापारी भंडारित करे, इसकी पूरी स्थिति देश की आम जनता को पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ कितना कितना अनाज या कितना करना जो भी ये फल सब्जी जो भी फसल है वो कहाँ भंडारित है, ये पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसकी पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, इसकी पूरा एक प्रबंधन प्रणाली सिस्टम होना चाहिए। ये हालांकि पूरी ये प्रणाली भारत महापरिवार पार्टी बना चुकी है। तो सर अभी हम सबने जाना कि पहला बिल क्या है, तो दूसरे बिल में ऐसा क्या है वो भी बताइए। देखिए दूसरे बिल में सरकार ने किसानों के वाणिज्य और संवर्धन की बात कही है। कहने का मतलब यह है कि किसान जो है अब अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। मतलब कहा गया है कि वो संपूर्ण भारत में अनाज बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले किसान अनाज बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं था? पहले भी तो किसान अनाज बेचता था, लेकिन बेचता कहाँ था और क्यों बेचता था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो किसान है वो अपने अनाज को अपनी जो नजदीकी जो मंडियां होती थी वहां बेचता था। क्यों बेचता था? क्योंकि वहां तक अपने अनाज को सुरक्षित ले जाकर के बेचने में सक्षम था। क्या सरकार ने इस बिल के साथ ऐसा कोई प्रावधान लेके आई है जिसमें ये कहा गया हो कि हम किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी उसके बिक्री होने तक देंगे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फसल उत्पादन करने के बाद एक कंगाल की स्थिति में आ जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते, वह दूसरे राज्यों में अनाज कहां बेचने जाएगा? कुछ संभ्रांत किसानों को छोड़ दीजिए, अगर बेचने जाता भी है तो क्या इसकी गारंटी है? सरकार ने ऐसा कोई गारंटी दे रखा है कि उसको दोना कीमत ही मिलेगा, वहां मंडी माफिया नहीं होंगे? तो अगर ऐसा नहीं है तो ये किसानों को फुसलाने के लिए झुंझुना है। और अगर सरकार वाकई में किसानों की हितैषी है तो सरकार सबसे पहला काम करे कि उसके अनाज की सुरक्षा की गारंटी उसके बिक्री होने तक लाने ले जाने उसकी पूरी एक प्रबंधन प्रणाली बनाए, जहां पर किसान जो है अपने अनाज को ले जाकर के बेच सके और उसकी दुगनी कीमत उसे मिल सके। अगर ऐसा नहीं है
तो यह किसानों के लिए एक झुंझुना है। इसलिए किसान इसको जो समझ रहे हैं वो काला कानून कह रहे हैं और इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। तो सर, पहला और दूसरा बिल तो पता चल गया, अब तीसरे बिल के बारे में भी बताइए। तीसरे बिल में सरकार ने जो है किसान को कृषि करार करने की एक स्वतंत्रता दी है, जिसमें यह कहा है कि अब किसान जो है अपनी कीमत आश्वासन को लेकर के कृषि करार कर सकता है। अब वह किसी भी व्यक्ति से, फर्म से, व्यापारी से, जो भी है, एक उत्पादन तय दाम पे उत्पादन लागत तय करके अपना कृषि करार करे और उसको उनको बेचे। ये एक स्वतंत्रता दी गई है। यह भी सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सरकार गरीबी मिटाने के लिए काम कर रही है कि गरीबों को मिटाने के लिए? यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास जो है बहुत कम खेती है या किन्हीं कारणों से खेती नहीं रह गई। यह जो किसान है उन किसानों के यहाँ अधिया पर बटैया पर काम करते हैं जिनके पास थोड़ी अधिक खेती है। ऐसे किसान क्या है, मजदूरी करते हैं, साथ ही साथ इस तरीके से कृषि करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस बिल के आने से इन किसानों का तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक मजदूर बन के रह जाएंगे और महंगाई की मार ये झेल नहीं पाएंगे। और जो तकनीकी आने वाली है उससे ये जो मजदूरी वाली व्यवस्था है वो भी समाप्त हो जाएगी। तब फिर क्या करेंगे? या किसान या तो जहर खाएगा या तो फांसी लगाएगा। सरकार ने इनके लिए दो विकल्प जो है छोड़ रहा। अब मैं बताना चाहूंगा कि उन किसानों को भी सबसे ज्यादा नुकसान है जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा उसके अनाज की भंडारण और बिक्री तो वह व्यापारी कर देगा जिससे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा उसका अनाज का भंडारण तो भाई सरकार भी नहीं करने वाली, ना कोई व्यापारी करेगा। ऐसे में उस किसान को अपने अनाज को बेचने के लिए एक कठिनाई का सामना उठाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हो सकता है कम से कम कीमत पे अनाज बेचने के लिए उसे मजबूर भी होना पड़े। फिर क्या होगा कि यही जो किसान है वो अगले टाइम पे फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, कृषि करार करेगा और अपने अनाज को उत्पन्न करेगा। फिर क्या होगा? तो धीरे धीरे इस तरीके से जो बाजार की स्थिति है वो खेतों पे बढ़ती जाएगी और फिर जो महंगाई का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा और सबसे ज्यादा इसको झेलना किसको हो? देश की आम जनता को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमें स्वतंत्रता भले ही मिल गई हो, लेकिन हम सब किसी न किसी रूप से किसी न किसी व्यक्ति के आर्थिक गुलाम, और यह आर्थिक गुलामी हमें उनका मानसिक गुलाम भी बना देती है, क्योंकि हमारी जरूरतें उनसे जुड़ जाती हैं और बढ़ जाती हैं। अभी क्या है, किसान जो है अपनी जमीन पर खेती कर रहा है, उसके परिवार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुनने में लाभ का सौदा लग रहा है, लेकिन यह लाभ कब किसानों के लिए हानि बन जाएगा ये पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी खेतों पर खेती कराएंगे तो उससे क्या होगा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है उत्पादन लागत भी बढ़ेगा, तब अनाज की कीमत भी बढ़ेगा। फिर उन कीमतों पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको बाजार के लोग तय करेंगे। मुझे एक डर और सता रहा है, जो सबसे बड़ा डर है, तो सभी को इस पे चिंतन करना चाहिए कि आज जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं कि दूध में, तेल में, तमाम सारी चीजों की मिलावट पूरी बढ़ती जा रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा खेती होगी तो जाहिर सी बात है कि व्यापारी अपने तरीके से खेती कराएगा, ठीक है। तब इसमें क्या होगा कि व्यापारी उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के यूरिया, पेस्टिसाइड, पोटाश, जो भी है कीटनाशकों का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसको उत्पादन से मतलब है, उसको किसी के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। जबकि अभी जो किसान जो है खेती करता है तो वह गोबर की खाद है, जैविक खाद है, कुछ आवश्यकता अनुसार जो है यूरिया और तमाम सारी चीजों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसका उपयोग वो स्वयं करता है। इस प्रणाली के आने से जब ऐसा होगा तो हमारी जो पारंपरिक कृषि व्यवस्था उसका भी अंत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो किसान है और किसानों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कृषि कार्यों से दूर होती जाएंगी। फिर क्या होगा? तब जो है ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी हैं इनका जो कब्जा है इन खेतों पर बढ़ता जाएगा और तब देश का जो किसान है वो एक पूंजीवादी व्यवस्था का गुलाम बन जाए और हम एक पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन काम करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है। देश की जो गुलामी का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो पूंजीवादी व्यवस्था ही रही। जब यहाँ के राजाओं ने एक एक यानी पूंजी के लालच में एक एक अधिकार अंग्रेज व्यापारियों को देते गए, यहाँ तक कि जनता से कर वसूलने तक का भी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। हुआ क्या? वे खुद ही अंग्रेजों के गुलाम हो गए। आज वही व्यवस्था वर्तमान सरकार लाने जा रही है, कृषि क्षेत्र का निजीकरण करते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सरकार इस देश को पूंजीवादियों का गुलाम बना देना चाहती है? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि सरकार पूंजी से चलती है। जब कुछ पूंजीवादी लोग सरकार को अपने ढंग से चलाएंगे तो इसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा है ना
वो देश की जनता और उसकी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। अब आप तय कीजिए कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि किसानों के साथ षड्यंत्र हुआ है, तो कैसे? जी बिल्कुल। सरकार ने 2018 में एक योजना लेकर के आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत इन्होंने ये कहा कि जो 2 हेक्टेयर की भूमि वाले किसान हैं, ऐसे किसानों को 6,000 रुपया देने की बात कही गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह योजना लाने का सरकार का 2 मकसद था। पहला तो 2019 का चुनाव बहुमत से जीतना, जिसमें ये सफल रहे। दूसरा, यह कृषि बिल, यह जानते थे कि जब यह बिल आएगा और किसान इसको समझेगा तो आंदोलन जरूर करेगा। यह आंदोलन देशव्यापी ना बन सके, इसलिए इन्होंने छोटे किसानों को आर्थिक लाभ देकर बांटने का एक पूरा षड्यंत्र किया, जिसमें यह भी बहुत हद तक सफल रहे। आपने देखा होगा, सरकार यह भी जानती थी कि किसान अपनी इसमें भी जुगत लगाएगा लाभ लेने के लिए, इसलिए इन्होंने 2 हेक्टेयर के अलावा और कोई शर्त नहीं रखा। हुआ क्या कि जिसके पास 1 धुर भी है, 1 बिस्वा, आधा बिस्वा भी है, वह भी इसका रजिस्ट्रेशन लेकर के लाभ ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो 2 हेक्टेयर वाली भूमि वाले किसान थे, उन्होंने क्या किया, अपने खाते बांट लिए परिवार संख्या के हिसाब से, तो 1 से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं। उसी तरीके से जो 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान थे, जो लाभ लेने के योग्य नहीं थे, अब वह भी अपने खातों को बांट करके इस तरीके से लाभ ले रहे हैं। तो सरकार का जो है हजारों करोड़ रुपया जो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। आपने इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भाग नहीं लिया। कुछ लोग जो है सरकार का गुणगान गाते दिखे। अब सरकार क्या कर रही है कि इस योजना को चुनावी फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आप बताइए कि कोई 1 बिस्वा, आधा बिस्वा में कोई खेती करता है क्या? मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाता हूं कि इस योजना की निष्पक्षता से जांच कराई जाए, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और देश के लोगों पे जो अंधभक्ति की पट्टी पड़ी हुई है वो थोड़ी सी खुलेगी। देखिए, आज हम सब जो है भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ऐसे तमाम क्रांतिकारियों की पुण्यतिथि, जन्मतिथि मनाते हैं। कभी आप लोगों ने यह सोचा कि ये जो क्रांतिकारी हुए वो देश को किस व्यवस्था के साथ आजाद कराना चाहते थे? अंग्रेज के समय में भी लोग जो है अंग्रेजों की नौकरी करते थे। उन्होंने 200 साल राज किया, बहुत सारे लोग खुश थे। ठीक है, आपने 7 सालों में ये स्थिति पैदा कर दी। तो आप सोचिए, इसी तरीके से जब अंग्रेजों के शासनकाल में इसी तरीके से जो पूंजीवादी और कर व्यवस्थाओं से देश की जो गरीब जनता है उनका शोषण होने लगा, तो उन्हीं में से कुछ लोग खड़े हुए जिनको क्रांतिकारी कहा गया। यही क्रांतिकारी जिनकी हम पुण्यतिथि, जन्मतिथि आज मनाते हैं, हम सब शायद भूल गए। महज 75 वर्ष बाद स्वयं को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कहने वाली सरकार आज वही अंग्रेजों की पूंजीवादी नीति का अनुसरण कर रही है और हम सब मौन बैठे। क्या यह हमारी राष्ट्रभक्ति है? अब आप बताइए कि सरकार निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करके कौन सा राष्ट्रवाद फैलाना चाहती है और किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाएगी? इस पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए, अन्यथा जो आपकी आने वाली पीढ़ी है ना, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये मैं सभी से कहना चाहूंगा। इसलिए यह तीनों बिल वापस होना चाहिए। एक काला कानून है, ये किसानों का साथ देना चाहिए, किसानों की बात को समझना चाहिए। मैं इन सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा। सर, आपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए क्या समाधान तैयार किए हैं? देखिए, भारत महापरिवार पार्टी किसानों की हर मूल समस्या का समाधान बना चुकी है। हमने पारंपरिक कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी पूरी प्रणाली हम बना चुके हैं। हमने 3 बातें पहले कही हैं। हमने कहा है कि हम किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करेंगे, जिसके तहत हमने कहा है कि जो उत्पादन क्षेत्र के आधार पर हम कोल्ड स्टोरेज, भंडार कक्ष बनाएंगे, जहां पर किसान अपने अनाज, फल, सब्जी जो भी चीजें फसल होंगी वो उसको उसके बिक्री होने तक उसे सुरक्षित कर सकेगा। ठीक है। दूसरा, हमने ये कहा है कि हम अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, सभी का हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय करेंगे। साथ ही हमने कहा कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम अधिकतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी तय करेंगे। उसके साथ साथ हम बाजार के संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यापारी को न्यूनतम खुदरा मूल्य और उपभोक्ता को अधिकतम खुदरा मूल्य ये भी तय करेंगे। ठीक है। तीसरे प्रणाली में हमने ये कहा है कि देश का चाहे निजी भंडारण हो, चाहे वह सरकारी भंडारण, वो सभी कोर प्रणाली पे होंगे। जहां पे किसान हो या व्यापारी हो, वह जो भी भंडारण करेगा उसकी पूरी स्थिति देश की जनता को पता होगा। इससे हमारे 2 लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि किसान को
अनाज की पूरी स्थिति का ज्ञात होगा कि कौन से अनाज बोने हैं, कौन से अनाज नहीं बोने हैं, ये पता होगा। दूसरा, अभी आप देखते होंगे कि अनाज अधिक उत्पन्न हो जाने पे वो बर्बाद होने की स्थिति में आ जाता है, उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, किसान उसको बर्बाद करता है, ये स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से होने पर, यह प्रणाली सब आ जाने पर बाजार का संतुलन बनेगा, किसान को उसकी अच्छी कीमत मिलेगा, महंगाई को स्थिर किया जा सकेगा और जमाखोरी कालाबाजारी को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकेगा। इसकी और यहाँ तक नहीं, मैंने इसके बिक्री तक यानी किसानों के जो है बिक्री की पूरी प्रणाली भी हम बना चुके हैं, जहां पर किसान एक स्थान पर बैठ के पूरे भारत में कहीं भी अपने अनाज को बेच सके, जिसकी तमाम रूपरेखा हमारी भारत महापरिवार की वेबसाइट पे आप जाएंगे कृषि समाधान पर तो आपको मिलेगा। तो सर, अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें? देखिए, भारत महापरिवार पार्टी ये पहली पार्टी है जो समाधान नीति पे काम, और हमने योग्यता के आधार पर अपने जो उम्मीदवार हैं उसकी चयन प्रणाली हमने शुरू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो तमाम ऐसे लोग जो देश के इस तरीके से विकास में अपनी योगदान देना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई क्षमता है, योग्यता है, जो जज्बा रखते हैं, क्योंकि देखिए भारत महापरिवार पार्टी उद्देश्यहीन नहीं है दूसरे पार्टियों की तरह। हमने अपने सभी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पे अपने समाधान बना चुके हैं। आपको हमारा साथ देना है। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम एक पारदर्शी और जनता के अधिकारों का भारत बनाने के लिए हम अग्रसर हो सकेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों का, जो भी योग्य हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आपके हिसाब से ये खुला मंच है, कोई भी आ सकता है? ये पूरा एक भारत महापरिवार पार्टी एक पूरा खुला मंच है, जिसमें सभी का स्वागत है बिना कोई भेदभाव के। हम सिर्फ योग्यता के आधार पर हम काम कर रहे हैं और योग्यता मानकों के आधार पर हम हर व्यक्ति का चुनाव करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। हमें बहुत ही अहम जानकारी जो थी कृषि बिल को लेकर वो मिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी उतना ही समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको इससे आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि और लोग जो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं उन तक भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई भी काम करते समय या फिर अपने मत का उपयोग करते समय बहुत ही सूझबूझ से काम लीजिए, क्योंकि हमारा राजा हमारा रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। और हम लोग बिना सोचे समझे किसी को भी वोट दे देते हैं और फिर थोड़े दिन के लिए परेशान होना पड़ता है, क्योंकि सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, हम लोगों के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो हमारा एक फैसला हमारे भविष्य का निर्माण करता है, इसको सोचते हुए काम करिए, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अंत में कुछ लाइनें बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगी कि मुर्दा लोहे को भी हथियार बनाने वाले, अपनी ताकत को भी औजार बनाने वाले, हमको कमजोर समझते हैं ये सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो हम ही लोग सरकार बनाते हैं और हम ही लोगों के लिए अच्छा नहीं हो तो ये नहीं चलेगा। इस वजह से बहुत सोच समझ के काम करिएगा। धन्यवाद।